बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन साइंस पोर्शन स्पेशली इन लाइफ प्रोसेसेस। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सिलेबस में है, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट और बाकी एग्जाम्स के सिलेबस में है। और इवन क्लास 4th को भी इससे क्वेश्चन में भी के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लाइफ प्रोसेसेस जो कि चैप्टर है उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने लाइफ प्रोसेस के 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, मतलब न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन मैन, हालोजिक न्यूट्रिशन इन मैन, उसके रिलेटेड। जिन्होंने वो नहीं देखे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये रेस्पिरेशन भी हम कंप्लीट करेंगे 2 वीडियोस में, एक आज का और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा सम अप करने की। और इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने के बाद मैं MCQs का एक वीडियो लाऊंगा इससे रिलेटेड कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं पीछे एग्जाम्स में और क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रेस्पिरेशन क्या होता है? अगर हम बाय डेफिनेशन देखें रेस्पिरेशन क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझने की कोशिश करें, द प्रोसेस, वो काम ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, जहाँ से एनर्जी हमें रिलीज़ की जाती है, जहाँ से एनर्जी हमें मिलती है फ्रॉम फूड। किस चीज़ से? फूड से, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। मतलब फूड से जब हम एनर्जी रिलीज़ करते हैं, हम मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोसेस जिसके ज़रिए जो उसने फूड खाया है उससे वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, वो एनर्जी वो यूज़ करेंगे अपने डिफरेंट कामों के लिए, उसको हम सिंपली कहते हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस जिसके ज़रिए फूड से एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है ताकि उस एनर्जी को मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल किया जाए। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होती है? तो रेस्पिरेशन होती है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन। सबसे पहला काम होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, जैसे उसमें हम भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स, हम पीते हैं पहले ऑक्सीजन, प्लांट्स भी पहले पीते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन पिया, कैसे? एयर पिया, उसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद था। फिर ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है? इनटू द सेल्स। ऑक्सीजन को फिर भेजा जाता है सेल्स में। कैसे? जैसे हमारी बात होगी, हम ऑक्सीजन पीते हैं, वो लंग्स तक पहुँचता है, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ब्लड के ज़रिए हर किसी सेल तक पहुँचता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पहुंचा हर किसी सेल के पास। यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी। अब इस ऑक्सीजन को यूज किया जाता है एनर्जी रिलीज करने में। कैसे? बाय बर्निंग फूड। जो हमने पहले ही फूड खाया था, जो हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा कि फूड को जब डाइजेशन उसकी होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, तो फिर वो फूड पहुंचता है हर किसी सेल के पास। और इस रेस्पिरेशन के जरिए जब हम ऑक्सीजन पीते हैं, जब ये ऑक्सीजन और ये फूड आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे रिलीज होती है एनर्जी, वहाँ से निकलती है एनर्जी। एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। और सिर्फ एनर्जी ही नहीं रिलीज होती है, जब फूड ब्रेक होता है, जब फूड बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और फूड मिलके जब एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी के साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलता है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मतलब इनका नाम आता है, मतलब ये वेस्ट निकलते हैं। तो फिर इस वेस्ट को हम अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं ना, ऑक्सीजन पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकालते हैं। और जो वाटर बचा इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर हम बाहर निकालना चाहे तो हम जो है यूरिनेशन के ज़रिए वाटर को बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में यही होता है कि ऑक्सीजन पीते हैं, ऑक्सीजन फूड के साथ जब मिलता है वहाँ से एनर्जी निकलती है, वेस्ट निकलता है, वेस्ट को बाहर निकालते हैं, एनर्जी को यूज़ किया जाता है। या अगर कुछ एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई वहाँ पे तो उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसकी बात हम आगे करेंगे। इतना समझ में आया? अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, ये वेस्ट जो मैंने बात की, ये वेस्ट कोई कूड़ा कचरा नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे आपने देखा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वैसे वेस्ट थोड़ी होता है, लेकिन हमने यहाँ बात की वाटर वेस्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए, वेस्ट हम किस चीज़ को कहते हैं? जैसे गोबर है ना, गोबर, गाय का जो गोबर होता है उसको हम वेस्ट कहते हैं, क्योंकि हमने गाय को घास डाला था ताकि वो दूध दे। अब दूध के बदले वहाँ पे गोबर भी बन गया तो हम इस गोबर को उस टाइम वेस्ट कहते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए हमने घास दिया था उसको वो काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए उस टाइम हम इसको वेस्ट कहते हैं। लेकिन इसी गोबर को हम फिर अपने बाग में अपने दरख्तों को डालते हैं और एज ए मतलब मैन्यूअर उसको हम इसको यूज़ करते हैं, एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं इस गोबर को, है ना। तो ये गोबर तो फिर फ़ायदेमंद था उस टाइम, बिल्कुल। मतलब एक जगह पे वेस्ट है, दूसरी जगह पे फ़ायदेमंद है। सेम केस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वेस्ट कहलाता है, वाटर वेस्ट कहलाता है, लेकिन ये चीज़ें बाकी जगह पे यूज़फुल भी होती है।
ठीक है ना, इतना समझ आया। तो ये मैक्सिमम जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में उनमें यही प्रोसेस होती है कि क्या ये जो वाटर होता है, सॉरी ये जो फूड होता है ये मिलता है ऑक्सीजन से, कहाँ पे, सेल के अंदर। वहाँ पे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसको हम एक्सहेल करते हैं, वाटर निकलता है जिसको हम यूज़ भी कर सकते हैं या बाहर भी निकाल सकते हैं, और एनर्जी निकलती है जिस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं या स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और एक बात देखिए, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में जाते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन उनको लगता है सेम थिंग है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, लेकिन याद रखिएगा ये दो अलग अलग प्रोसेसेस है। ब्रीथिंग का मतलब है ऑक्सीजन हमने पिया, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, वो लंग्स तक पहुंचा, वहाँ से हमने एक्सहेल किया उसको, ठीक है ना, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब है ऑक्सीजन पीना, कार्बन डाइऑक्साइड वापस डालना, ठीक है, एक फिजिकल प्रोसेस है। मतलब इसमें सिर्फ जोर लगता है लंग्स का, लंग्स कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, उसकी वजह से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब है इसमें एक तो ब्रीथिंग भी आती है और भी कुछ होता है। हम जब ऑक्सीजन पीते हैं उसके बाद वहाँ पे सेल्स में एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे एनर्जी निकलती है, तो रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, है ना, और रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग भी आती है। इतना समझ आया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, रेस्पिरेशन इज अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए पिछली वीडियो में हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, है ना, और मैंने कहा था जिसमें कोई चीज़ बनती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की हुई है ऑलरेडी। अच्छा, जो रेस्पिरेशन में आप यहाँ पे देख लो, रेस्पिरेशन में फूड जो होता है वो ब्रेक होता है। सो जहाँ पे भी ब्रेक हो उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक मैंने पिछले वीडियो में बोला था, कैटाबॉलिक कट होता है वहाँ पे, है ना। तो रेस्पिरेशन जो है ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब कट के ज़रिए आप इसको याद रख सकते। कैटाबॉलिक का मतलब है जब ब्रेक होगा कोई बड़ा सबस्टेंस छोटे छोटे सबस्टेंसेस में। याद रखिएगा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दो अपोजिट प्रोसेसेस है। अगर आगे टाइम आया तो इनकी डिफरेंस भी पढ़ेंगे हम कि रेस्पिरेशन में जो होता है फोटोसिंथेसिस में उसके अपोजिट होता है। क्या? फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है, फूड बनता है, रेस्पिरेशन में जो ये फूड है ये ब्रेक होता है ना। इतना समझ आया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखिए, मैंने अभी ऊपर कहा था कि मैक्सिमम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनमें होता है कि वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और फूड को ब्रेक करते हैं, लेकिन मैंने कहा मैक्सिमम में, हर किसी में नहीं। इसलिए हम रेस्पिरेशन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरे को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक वर्ड का मतलब होता है विथ एयर। विथ एयर मतलब ये वो टाइप है रेस्पिरेशन का जहाँ पे एयर का यूज़ होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ होता है, मतलब एयर में जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ होता है, जो हम अभी आगे देख रहे थे कि फूड के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है वहाँ पे जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कुछ ऑर्गेनिज्म है, जो मैंने अभी कहा, कुछ ऑर्गेनिज्म है दुनिया में जो ऑक्सीजन को यूज़ ही नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के बगैर ही वो एनर्जी को रिलीज करवाते हैं, फूड को ब्रेक करके वहाँ से एनर्जी निकालते हैं, उसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन होगी जहाँ ऑक्सीजन का यूज़ होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, उसके बगैर ही एनर्जी निकलती है। हाँ, फ़र्क ये है यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पूरा ब्रेक करता है फूड को, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलती है। इतना समझ में आया। हम पहले देखेंगे अब एरोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा, उसके बाद हम चलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जानिब, ठीक है। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखिए फूड क्या होता है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज हमारी बॉडी में फूड होता है। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज जब एंटर होता है सेल में, देखिए ये एक सेल होती है, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस है, ये जो बाकी पोर्शन बचा इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, ठीक। अब जब ये ग्लूकोज एंटर होता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब न्यूट्रिशन में एंटर होता है इस साइटोप्लाज्म में, ये दिखाया ना मैंने इन साइटोप्लाज्म, तो ग्लूकोज जो है ना जब जैसे ही वो एंटर होता है यहाँ पे केमिकल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे लिक्विड होता है फ्लूइड, वो फ्लूइड उस ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। अभी ऑक्सीजन का कुछ काम ही नहीं है, अभी जैसे ही फूड सेल में एंटर हुआ, सेल के साइटोप्लाज्म में, वहाँ पे इस ग्लूकोज को तोड़ा गया। किस में? इस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनते हैं दो मॉलिक्यूल जिसका नाम है पायरुवेट। पायरुवेट की ये फार्मूला है,
CH3COOH, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर होता है वहाँ पे ये ग्लूकोज ब्रेक होता है और उससे निकलते हैं दो मॉलिक्यूल, पायरुवेट या पायरुविक एसिड भी उसको कहा जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लूकोज, लिसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन, ठीक है ना। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब है जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर होता है, देखिए हमारी बॉडी तो सेल्स की बनी होती है, प्लांट्स की बॉडी भी सेल्स की बनी होती है। जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब भी फूड मॉलिक्यूल एंटर होता है एक सेल के अंदर, वहाँ पे जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में पहुँचता है वहाँ पे उस पर केमिकल्स एक्ट करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड में। उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। आपको याद रखना है ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। देखिए ये प्रोसेस अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी सेम ही है। क्या ग्लूकोज जब भी जो भी ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है उसमें भी जब भी ग्लूकोज एंटर होता है सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में, वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होती है तो पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। इतना सेम है। आपको एक बात याद रखनी है, ग्लाइकोलिसिस इज सेम इन एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। किसमें ब्रेक होता है, दो मॉलिक्यूल पायरुवेट या पायरुविक एसिड उनको कहते हैं, ठीक है। और कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। और एक बात, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है। इतना समझ आया। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए अब असली बात आती है ऑक्सीजन की। अब जब ये पायरुवेट मॉलिक्यूल बन गया यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, अब अगर ऑक्सीजन एंटर हुआ इस सेल में तब हो जाएगी एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन एंटर नहीं हुआ तब हो जाएगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए जब ऑक्सीजन एंटर होता है, अब पहला कंडीशन देखते हैं, जब ऑक्सीजन एंटर होता है तो क्या होता है, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल, देखिए ये जो अभी मैंने सेल दिखाई, सेल में ये न्यूक्लियस, मैंने बोला ना यहाँ पे छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेलीज होती है, मतलब ऑर्गन्स ऑफ ए सेल। उनमें से एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि वही एनर्जी जनरेट करती है, जो अभी हम देखेंगे कैसे। ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बना ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और जो ये ऑक्सीजन हमने पिया अभी, जब इनहेल किया, वो ब्लड के जरिए जब सेल के अंदर एंटर हुआ वो भी पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो जब ऑक्सीजन सेल में एंटर होता है वो ऑक्सीजन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास और पायरुवेट भी जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ये दोनों आपस में मिलते हैं, वहाँ पे रिएक्शन होती है। इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, क्योंकि क्रेब उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये डिस्कवर किया। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम एक्सहेल करते हैं, है ना, वाटर जिसको हम यूज़ करते हैं, एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स। ATP समझ लो, ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP मान लो करेंसी, जैसे अभी हमें पैसे अगर हमें किसी को बोलना है कि मुझे पैसे दो तो मैं उसको कहता हूँ 10,000 दो। ये जो 1000 मैंने यूज़ किया ना, 10,000 रुपया, है ना, ये करेंसी। वैसे 38 ATP आप मान लो 1000, है ना, मतलब करेंसी मान लो। ये 38 ATP मॉलिक्यूल निकलते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे जब ग्लूकोज ब्रेक होता है यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल निकलते हैं, यहाँ पे 36 निकलते हैं, वही मिला के बनते हैं 38। कभी अगर क्वेश्चन आया ग्लाइकोलिसिस के कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP मॉलिक्यूल निकलते हैं, आप कहेंगे 2। अगर सवाल आया एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, आप कहना है 38। इतना याद आ रहा। मैंने क्या कहा, फिर से एक बार सुनो क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ग्लूकोज एंटर होता है सेल में, वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होती है, पायरुवेट बनता है। पायरुवेट वहाँ पे जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अगर ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन भी वहाँ पहुँचता है तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। वहाँ पे जैसे हमने ऊपर ही देखा, वाटर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वेस्ट, इनको बाहर निकाला जाता है और 38 ATP मॉलिक्यूल्स वहाँ पे एनर्जी निकलती है, ठीक है। मतलब इतनी एनर्जी निकलती है, ये होती है बहुत एनर्जी जिसको यूज़ किया जाता है या स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा एनारोबिक में क्या होता है, यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए। देखिए पायरुवेट तो यहाँ पे भी बना लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आया। जब ऑक्सीजन नहीं आया तो ये पायरुवेट जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं जाता है। कब, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आया, पायरुवेट एनारोबिक वहाँ पे नहीं जाता है तो पायरुवेट रुकता है साइटोप्लाज्म में ही।
पायरुवेट रुकता है साइटोप्लाज्म में ही, और उसको वो केमिकल्स फर्दर ब्रेक करते हैं किसमें, एथेनॉल शराब एथेनॉल में, और वहाँ पे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और निकलता है 2 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल वहाँ पे निकलते हैं, जो यहाँ पे 38 निकलते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2, मतलब कम एनर्जी निकलती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इतना याद रहा। इसको हम कभी फर्मेंटेशन भी कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन को। तो आपने अभी तक क्या देखा, आपने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है, वहाँ पे 38 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे एक तो एथेनॉल निकलता है, दूसरा 2 ही ATP मॉलिक्यूल निकलते हैं। और एक बात, एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है साइटोप्लाज्म में। इतना याद रखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें। अब आगे देखते हैं। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में इतनी एनर्जी क्यों निकली, एरोबिक रेस्पिरेशन जो हुई यहाँ पे इतनी एनर्जी क्यों निकली, क्योंकि यहाँ पे हुआ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड को कंप्लीट ब्रेक किया गया, इसलिए ज़्यादा एनर्जी निकली। यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, इसलिए कम एनर्जी निकली। यहाँ पे मोर एनर्जी, अभी मैंने बताया ज़्यादा एनर्जी निकली, यहाँ पे लेस एनर्जी निकली। इतना समझ आया। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, जो हम हैं ह्यूमन बींग्स, हम में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और फिर वहाँ पे रेस्पिरेशन होती है, तो हम में ये वाली रेस्पिरेशन होती है। लेकिन कभी कभी हमारी जो मसल सेल्स है, ऐसा होता है कि हम कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, जैसे क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला, तो वहाँ पे हमें ना जितनी एनर्जी ज़रूरत होती है उतनी बनती नहीं है एरोबिक रेस्पिरेशन से, उतना हम ऑक्सीजन पी नहीं पाते, हम हाँफते हैं, है ना। तो उस वजह से जो हमारी मसल सेल्स है वो कहती है कि हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे घर में कोई बंदा है, जैसे सिर्फ बाप कमाता है, आप मान लो ये बाप है, सिर्फ बाप ही कमाता है तो चलता है, लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आई घर में कि बाप जितना कमाता है उससे सेटिस्फाई नहीं होता है, घर नहीं चलता है, तो उस टाइम बेटा कहता है कि मैं भी थोड़ा कमाऊंगा। लेकिन हमें पता है बेटा ज़्यादा नहीं कमा सकता, बाप से ज़्यादा तो नहीं कमा सकता, और बेटा और बाप कहता है उसको थोड़ी देर के लिए कमा ले, 2-4 दिन आप मजदूरी कर लो, बाद में नहीं करनी। वही काम यहाँ पे होता है कि हम में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कभी कभी जब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारी मसल सेल्स, जिनको बेटा समझ लो, ये बोलते हैं कि हम करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में उनसे थोड़ी ही एनर्जी रिलीज़ होगी और वो भी कम टाइम के लिए, कम, ये कंटिन्यू नहीं होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या होता है मसल सेल में उस टाइम, ग्लूकोज की होती है ग्लाइकोलिसिस, जो अभी हमने पढ़ा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, वहाँ बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड। उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, वही एनारोबिक रेस्पिरेशन, और निकलता है, देखिए फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे निकलता है एथेनॉल, यहाँ पे निकलता है लैक्टिक एसिड, और निकलते हैं 2 मॉलिक्यूल ATP। तो याद रखिएगा, कभी कभी हमारी जो मसल सेल्स होती है ह्यूमन्स की, यहाँ पे होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन और वहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल ATP। इसी वजह से आपने वो मसल क्रैम्प जो होते हैं, जब हम बहुत टाइम बाद कोई काम करते हैं तो वो हमारे ना पेन होती है मसल्स में, वो होती है क्योंकि वहाँ पर एक एसिड बनता है लैक्टिक एसिड, फिर वो धीरे धीरे ख़त्म होता है और हमारी वो पेन भी कम हो जाती है ना। तो मैंने क्या कहा, कभी कभी मसल सेल्स हो करती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, वहाँ बनता है लैक्टिक एसिड। इतना याद रहा। और क्या पॉइंट था, ATP होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, इस वीडियो में लंबा हो जाएगा। इतना याद रहा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, यहाँ पे थोड़ी सी, और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देखिए जो प्लांट्स है, एनिमल्स में एक स्पेशल फीचर होता है कि हम जब ऑक्सीजन पीते हैं तो हमारे लिए पहले एक कोई ना ऑर्गन बना होता है, जैसे लंग्स है, वो लंग्स वो ऑक्सीजन पकड़ते हैं और फिर लंग्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरी बॉडी में। सेम जब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो पहले लंग्स में पहुँचता है, फिर हम एक्सहेल करते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स का हर एक पार्ट अलग अलग रेस्पिरेशन करता है, मतलब रूट अलग से रेस्पिरेशन करता है, स्टेम अलग से रेस्पिरेशन करता है, लीव्स अलग से रेस्पिरेशन करते हैं। कैसे? जो रूट्स होते हैं प्लांट्स में, उनमें होते हैं रूट हेयर्स, ये है ना रूट, यहाँ पे वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे गाजर देखिए कभी, गाजर में वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको कहते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स काम करते हैं, वो पीते हैं ऑक्सीजन सॉइल से, सॉइल में पोर्स होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन पीते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है, अगर जहाँ पे किसी
सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, वो कोशिश करती हैं वहाँ जाना जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम हो, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। क्योंकि सॉइल में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू रूट, तो रूट में कम है, तो डिफ्यूजन के ज़रिए खुद ब खुद ऑक्सीजन एंटर होता है रूट के अंदर, और रूट के अंदर जो सेल्स है वहाँ पे होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो हमने अभी पढ़ी। तो रूट इस तरीके से प्लांट में रेस्पिरेशन करता है। अच्छा, अगर बात करें स्टेम्स की, जो हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं, उनमें होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा होते हैं स्मॉल पोर्स, ठीक है ना। उनमें स्मॉल पोर्स होते हैं, वो उनके ज़रिए ऑक्सीजन पीते हैं, अंदर रेस्पिरेशन करते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और जो बड़े ट्रीज़ होते हैं उनके स्टेम में स्टोमेटा नहीं होता है, बल्कि स्मॉल गैप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लेंटिसिल्स। वो लेंटिसिल्स के ज़रिए ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो हमने अभी देखा, और वापस कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लीव्स कैसे करते हैं रेस्पिरेशन। लीव्स में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा होते हैं स्मॉल पोरस। ये पोरस कैसे बनते हैं, देखिए दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक होते हैं मोनोकाट, दूसरे होते हैं डाइकाट। डाइकाट आते हैं बड़े बड़े प्लांट, जैसे एप्पल ट्री है, वालनट ट्री है, ये होते हैं डाइकाट। मोनोकाट में आता है मेज़ प्लांट वगैरह, जिनके लीव्स में ना वो वेन्स ऐसे ऐसे बने होते हैं स्ट्रेट, है ना, उनको कहते हैं मोनोकाट। डाइकाट कहते हैं उस प्लांट को जिसमें इस तरीके के वो बने होते हैं बीच में वेन्स, ठीक है ना। तो जो ये मोनोकाट्स होते हैं जैसे मेज प्लांट, उनमें जो ये स्टोमेटा बनता है, स्टोमेटा क्योंकि बनता है दो सेल्स से, उन सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स। लेकिन मोनोकाट्स में वो गार्ड सेल्स होते हैं डम्बेल शेप्ड, इस तरीके के, एक दो, ये बीच में गैप बनती है, इसको कहते हैं स्टोमेटा, है ना। तो इन दो को कहते हैं गार्ड सेल्स। मोनोकाट्स में गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, डम्बेल शेप्ड। और डाइकाट्स जो होते हैं उनमें भी गार्ड सेल्स होती हैं, लेकिन वो इस तरीके से होते हैं, मतलब ये किडनी शेप्ड, किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड, मतलब यहाँ पे देख लो आप, ये मैंने बनाई हुई है, ये एक है, ये दूसरी है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये बीन शेप्ड है ना, या किडनी शेप्ड, और ये बीच में गैप बनती है, इसको कहते हैं स्टोमेटा। इतना याद रहा क्या। रेस्पिरेशन प्लांट्स में हर पार्ट अलग अलग करता है। रूट करता है थ्रू रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के जरिए, ये ऑक्सीजन पीता है, वापस कार्बन डाइऑक्साइड देता है, अंदर रेस्पिरेशन होती है। स्टेम में होते हैं लेंटिसिल्स या स्टोमेटा, और लीव्स में भी होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा इंशाल्लाह। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।